तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कंसोलिडेशन। तो मैं एक सैम्पल शीट निकाल लेता हूँ। बिना मतलब बताएगा भी एग्जांपल बताया मैंने, बताऊँगा, डोंट वरी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कंसोलिडेशन का मतलब समझिए पहले। कंसोलिडेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि आप जब काम करते हैं तो आपको जो डाटा होता है अलग अलग शीट पे मिलता है। अब जैसे मेरे पास ये सैम्पल शीट है, इसमें मेरे पास डाटा 3 अलग अलग शीट पे है, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा। सो देयर आर 3 डिफरेंट शीट्स। ओके, अब इसमें ना डाटा का ऑर्डर भी अलग है। देखो यहाँ पर नोएडा की शीट में डाटा का ऑर्डर क्या है, फैब, मार्च, जैन, और यहाँ पे अलग हो गया, और यहाँ पे फिर अलग हो गया। प्रोडक्ट का ऑर्डर भी अलग है, यहाँ पे मोबाइल मॉनिटर ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे यहाँ चेंज हो गया, और फिर यहाँ चेंज हो गया। इस तरह की रिपोर्ट को कंपाइल करना है आपको, और कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट बताना है आपको कि कीबोर्ड की फरवरी की टोटल सेल क्या हुई है, जनवरी की सेल क्या हुई है, मार्च की सेल क्या हुई है। तो एक कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट आपको आगे देना होता है। ऐसे डाटा में कंपाइलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक जगह फिक्स नहीं है डाटा कि ड्रैग करके आप उत्तर निकाल लें। जैसे यहाँ पर कीबोर्ड की फरवरी की सेल यहाँ पर है, और दूसरी सेट में कहीं और होगी, तो वहाँ पर ऐसे ड्रैग करके उत्तर निकालने में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई लोकेशन फिक्स नहीं है किसी का भी कि वहीं उसका डाटा मिलेगा आपको। तो इस सिचुएशन को टैकल करने का सबसे आसान तरीका है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। कंसोलिडेशन का यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास डेटा अलग अलग शीट पे होता है और हमें उनको कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट आगे जनरेट करना हो, तब हम लोग कंसोलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक फाइनल रिजल्ट देने के लिए। अब ये काम हम करेंगे कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लो जहाँ पर आपका आउटपुट आएगा। अब आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी एक लोकेशन सेलेक्ट करो जहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को डेटा में जाना है, और यहाँ पर आपको मिलता है कंसोलिडेट एरा। ठीक गया? जैसे आप कंसोलिडेट पे क्लिक करते हो तो एक विंडो आपके पास आ जाएगी। कंसोलिडेशन मेरे को किस फॉर्मूले के लिए लगाना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेरे को सबकी कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट देनी है जिसमें टोटल सेल आ जाए उनका। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला सम का चेक करना है, वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर मेरे को रेफरेंस बताना है कि किस शीट का डाटा मेरे को चाहिए। तो मैंने मुंबई की शीट लिया और ये डाटा सेलेक्ट कर लिया लाइक दिस। ठीक है, ये डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये पूरा डाटा आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको ऐड कर देना है, ऐड। जब आप इस डाटा को यहाँ पर ऐड करोगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से किस चीज़ को एज अ लेबल हम अपनी शीट 1 पे यानी रिपोर्ट में इस्तेमाल करेंगे एज अ लेबल। लेबल का मतलब जब मेरी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, इसको एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट कर देगा फाइनल रिपोर्ट को। ठीक है, लेबल को। तो ये हमारा एज अ लेबल ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे जमा घटा का फॉर्मूला यूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टॉप रो लेफ्ट कॉलम लिखूँगा दोनों साइड से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, क्रिएट लिंक टू द सोर्स डाटा। जो मेरी फाइनल रिपोर्ट बनेगी, क्या मैं उसको अपने इस डाटा से कनेक्ट करके रखना चाहता हूँ, हाँ या ना? अगर आप इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं तो ये डाटा कनेक्ट रहेगा। कनेक्ट का मतलब अगर मैं इन शीट्स में कहीं कोई चेंजेस करता हूँ तो मेरी फाइनल रिपोर्ट में भी होगा। यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँगा ना कुछ नंबर, तो आपको फाइनल रिपोर्ट में भी चेंज होता हुआ दिखेगा। ओके, अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके नहीं, अभी तो इसको ऐड करो। ये डाटा लिया ना हमने, इसको यहाँ से ऐड कर दो। अभी एक डाटा ऐड हुआ है आपके रेफरेंस में। ठीक है, अब आप क्या करो, गुड़गांव का डाटा ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लो और इसको भी फिर ऐड कर दो। यहाँ देखना शीट ऐड होती जाएंगी। अब आप नोएडा का डाटा लो और इसको भी ऐड कर दो। तीनों डाटा ऐड होने के बाद ओके करना है। आपके पास एक फाइनल रिपोर्ट जो है तैयार हो जाएगी, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब मैं इसको एक बार वेरीफाई आपको करा देता हूँ। लैपटॉप की मार्च की सेल कितनी आ रही है? 24। तो लैपटॉप मार्च की सेल कितनी है यहाँ? 9। और यहाँ पे टोटल हो गए 19, और यहाँ पे 5, 19 और 5 24, और यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है? 24। तो इसने एकदम अपने आप से डिटेक्ट कर लिया। अब सोचो हम मैनुअली करते तो टाइम लगता कि नहीं लगता? हमें क्या पता ना, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता। ये खुद करके लिया है, और ये कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड इन द सेंस 5 का अगर मैं 6 बना दूँ तो वो वहाँ पे वो 25 कर देगा उसका। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ओके, कौन सा? इन तीनों में से कोई एक लेबल लेते हैं, वो नहीं लेगा प्रोडक्ट का नाम, ये अपने आप डेटा दिखाते हैं खाली। इन तीनों में से कोई एक डाटा का ऑर्डर, देखो ये रन डाटा फेब मार्च, ये नहीं लेता इस वाले डाटा को। ये तो कोई कॉलम थोड़ी ना है, कोई वैसे लिख दिया हमने। तो कॉलम यहाँ का होता है, तो इसका डाटा या इसका डाटा बस।
तो एज ए रेफरेंस हमने लिख रखा है, ऐसा कोई ऐसा नहीं होता रेफरेंस। यहाँ समझ में आ गया, आपके पास डाटा आ जाएगा। मैनुअली आप बाद में चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट इफ एनालिसिस। डालिए आईडी, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, हेडिंग डालिए व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जिसमें से सॉल्वर नहीं होता। व्हाट इफ एनालिसिस में ये 3 टॉपिक होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। ओके, तो तीनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सिनेरियो मैनेजर क्या काम करता है, गोल सीक और डेटा टेबल। ये जो तीनों टॉपिक हैं ये एक्चुअली एक नॉर्मल डेवलपर के बच्चों के लिए नहीं है, ना तो MIS के बच्चों, ये ज़्यादातर मैनेजमेंट में काम आते हैं तीनों टूल। ठीक है, बड़ी रिपोर्ट को बनाने के काम आते हैं या मैनेजमेंट में काम आते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे यूज़ करेंगे आप इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सिनेरियो मैनेजर। अब ये कैसे वर्क करता है इसको समझ लेते हैं। होता कहाँ है ये ऑप्शन, वो देख लो पहले। डेटा टाइप में जाओगे तो यहाँ पर आपको व्हाट इफ एनालिसिस में मिलते हैं 3 ऑप्शन, दिख रहे हैं। सॉल्वर होता ही नहीं है कहीं, दिख रहा है किसी को सॉल्वर? तो मैंने वहाँ से उसको हटा दिया, होता ही नहीं तो क्या करूँगा। तो जो होता था वो दिखा दिया आपको। सॉल्वर है क्या इसमें? कहाँ है, दिखा, वो अलग चीज़, व्हाट इफ एनालिसिस में नहीं होता। ओके, तो सॉल्वर व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर, इसको हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखो, एक कंपनी है, द नेम ऑफ द कंपनी इज टर्बिन इनकॉर्पोरेशन, और ये क्या करती है, जनरेटर बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक पे लागत इतनी आती है, यानी कच्चा सामान खरीदती है इतने का, और बना बनू के पैकेजिंग करके इतने में बेच देती है। 1 महीने में इतनी डिमांड, इतनी क्वांटिटी बना बनू के बेचती है अपने कस्टमर को। होने वाला प्रॉफिट यहाँ पर है, और टोटल जो प्रॉफिट इनको होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आप सबको। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको एक फाइनल रिपोर्ट बना के देना है। बैठो, जल्दी बैठो, बैटरी भी ना दें, ऐसे मत दें, बैठे भी ना बच्चे। आपको नहीं लगता, लेकिन मैं बच्चे, आप लोगों की हर एक मोमेंट को सीरियसली लेता हूँ। ठीक है, हो गया, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया आज, इसलिए आगे देखिए नेक्स्ट। तो दे दो इनको जगह, बैठा हो। ओके, तो यहाँ पर ये डाटा हमारे पास है। अब इसमें क्या करना है कि जो आपको ना ये डाटा ना, मान लीजिए कंपनी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। जो मैनेजर है ना, वो इस डाटा को लेके पहुंचा परचेज डिपार्टमेंट के पास, और परचेज डिपार्टमेंट से जाके बोला कि हमें अपनी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाना है, लगाओ दिमाग और रिवेन्यू बढ़ाओ। अब परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में क्या है, परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में है कि जहाँ से वो सामान खरीद रहा है उनसे बातचीत करके कम कीमत करा ले, बस इतना ही करा सकता है, और तो कोई नहीं है। या फिर किसी और डीलर से बात करे, क्या पता इससे कम कीमत में सामान उसको मिल जाए, यही कर सकता है वो, और उसको वही काम करना है। अब मान लीजिए उसने कॉन्टैक्ट करके 3 डीलर पता कर लिए कि 3 डीलर है हमारे पास, और वो मुझे इस पोस्ट में ये सामान दे सकते हैं। अब उसकी रिपोर्ट बना के आपको अपने बॉस को भेजना है, अब प्रॉब्लम ये है कि डाटा ये है आपके पास। अगर आप किसी एक डीलर से रेट लोगे और उनके रेट को अगर आप यहाँ पे एंटर कर दोगे तो ये पुराना डाटा गायब हो जाएगा। एक सेल में एक वक्त में एक ही वैल्यू तो डाल सकते हो आप। अगर ये पुराने रेट हैं और मैं कोई नया रेट यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, पुराना डाटा खत्म नहीं हो गया। तो ये चैलेंज एक साथ उस बच्चे के सामने, उस बंदे के सामने आ गया। अब वो परेशान बेचारा, यहाँ डालता है ख़राब हो जाता है, रिपोर्ट बना के दे तो दे कैसे। तो एक्सेल ने आपकी ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक फीचर इसमें ऐड किया हुआ है, उस फीचर का नाम है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर आपको ये क्या होता है, आपको ये मतलब आइडिया देता है कि उसमें आप अलग अलग इनपुट अपने एंटर कर सकते हो और समय आने पर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसमें अपने जो इनपुट होंगे उसको वहाँ पे एंटर कर दूंगा, दर्ज कर दूंगा वहाँ पे, और उसके बाद अगर नीड पड़ी तो उसकी रिपोर्ट बना के हम आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये काम होता कैसे है, देखिए हमको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर कुछ इस तरह का टूल विंडो आपको ओपन करके देता है। इसमें आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर जब आप क्लिक करोगे तो अपने सिनेरियो का नाम लिखना, जो भी आपके ट्रेडर का नाम है वो लिख देना। तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रेडर का नाम 1।
यहाँ पर आप वो सेल्स बताओगे जहाँ पर आपको वैल्यू इनपुट करानी है, तो हम वैल्यू कहाँ इनपुट कराएंगे उनसे लेकर इन लोकेशंस पे, ये लोकेशंस आप ले लेना। उसके बाद आप ओके करना, अब जो भी उनके प्राइस थे वो आप यहाँ पे एंटर करते जाना। तो आपको उन्होंने प्राइस देना स्टार्ट किया, ये आपने ले लिए, जो भी प्राइस थे आपने ले लिए। उसके बाद आप दूसरे ट्रेडर का रेट भी एंटर कर लेना, वो कुछ भी हो सकता है, रेट जो वो बोलेंगे वो डालना है। तो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ। ऐसे ही तीसरे बंदे का भी हम एंटर कर सकते हैं। रिपोर्ट बनने के बाद जब आपका ये डाटा बन जाए, अब हमको अपनी फाइनल समरी देनी होती है आगे। तो यहाँ पे समरी का बटन है, आप इस पर क्लिक करना। समरी के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक डाटा रिपोर्ट आ जाएगा। कम वाली कौन सी, थैंक यू। आपके पास इस तरह का एक रिपोर्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपसे एक फाइनल रिजल्ट पूछेगा कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कौन सा है आपका। हमारा फाइनल रिजल्ट ये होगा, इसी से देख के पता लगेगा कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि कम प्रॉफिट हो रहा है। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को देख के प्रॉफिट पता नहीं लगता। एग्जाम्पल के रूप में आपके पेरेंट्स ने आपको बोला, आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि बेटा जा ये राशन का सामान है लेकर आओ, उसमें 25 आइटम लिखे हुए थे। आप एक दुकान के पास जाते हो और दुकान के पास जाकर वो पर्ची उसको देते हो और बोलते हो कि कितने की कीमत लगेगी। वो सबके सामने रेट लिखता है उनके, और नीचे एक फाइनल अमाउंट डालता है, ठीक है। और वही पर्ची ले जाकर आप 4 दुकानदारों को देते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? आप नीचे फाइनल लिस्ट देखते हो, जहाँ पर कम टोटल आ रहा होगा आप वहाँ से सामान खरीदोगे। एक एक प्रोडक्ट को वेरीफाई करना तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। तो ये है वो फाइनल अमाउंट। इसके बाद जैसे आप ओके करते हो, रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। रिपोर्ट को अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। रिपोर्ट बन चुकी है। आप इस रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, करंटली आप जहाँ से सामान खरीद रहे हैं अगर उसी के साथ कैरी करते हैं तो आपको इतने का प्रॉफिट होगा। हम नीचे प्रॉफिट को देख के देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे यहाँ से हो रहा है। कौन बंदा है वो? ट्रेडर 2, उसके रेट ये थे, तो हम इससे कर लेंगे डील पक्की। अब डील पक्की तुमको नहीं करनी, तुम्हें तो काम करके देना था, वो मैनेजर सोचेगा। तुमने तो रिपोर्ट बनाई भाई, ये देखो मैंने यहाँ से इनके रेट लिए और इनसे मेरे को रेट लेने पर ये प्राप्त हो रहा है और आपको ये प्रॉफिट हो सकता है। तो एक फाइनल रिपोर्ट बना के आप आगे भेज सकते हो। कल से आप जब कभी घर का राशन का सामान लाओ तो ऐसे करके देखना हो, आपको देंगे ना पर्ची, आप 5 या 4 दुकानदारों को वो पर्ची देना, उनसे रेट ले लेना। रेट लाने के बाद एक्सेल में उसको करके देखना। आपका टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एक रियल लाइव डाटा पे काम कर पाओगे देखा पाओगे, किसी को समझा पाओगे। ये दुकानदार थे ना, अगर मैं प्यारे मोहन से सामान लाई तो मुझे 500 रुपये बचे, और मैं ओमी प्यारे से सामान लाया तो मेरे को 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप लिस्ट बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरे साइड से। अब आपको कोई क्वेश्चन करना है इसमें किसी को? तो इसमें जैसे आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया तो क्या हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं? सिंगल ही जैसे कोर्स का सेलिंग भी चेंज कर रहे हैं हम, तो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं एक समय पर एक उसमें ऑप्शन ही एक का है ना? नहीं, और कोई ऑप्शन, और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े। ओके, नाउ द सेकंड टास्क इज गोल सीक। ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, टॉपिक नेम इज गोल सीक। देखो गोल सीक में क्या यहाँ पर बताया गया है और क्या सिचुएशन है। वही सेम कंपनी, अब ये कंपनी क्या करती है, ये जनरेटर तो बनाती है, गाड़ी के अंदर फिट भी करती है। बैटरी होती है ना जो फिट होती है गाड़ी में, तो आपकी कार वगैरह में ये बैटरी फिट करने का काम भी करती है। एक बैटरी को फिट करती है ना जब ये, तो उसको एक बैटरी फिट करने में 7,950 रुपये मिलते हैं। और टोटल कितनी फिट कर देती है एक महीने में? 100। इतनी डिमांड है इनकी, 100 ये फिट कर देती है। एक बैटरी को फिट करने में इनकी लागत आती है 2,000 रुपये की। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो इनका हर महीने खर्च हो जाता है। एक्चुअली इस कंपनी के 3 प्लांट हैं, एक गुड़गांव में, एक जयपुर में और एक दिल्ली में। जो प्लांट हैं इनके घर के नहीं हैं, किराए पे ले रखे हैं। कर्जा देती है, पैसे देती है, वहाँ पे सुपरवाइज़र रखे हुए हैं, एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनकी सैलरी देती है। तो ये चालू में खर्चे, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। यानी इस कंपनी की एक भी बैटरी बिके या ना बिके, ये खर्चे चालू रहेंगे, ये रुक थोड़ी ना सकते, है ना। तो बिजनेस में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है। अगर ये सब कुछ फ्री में मिल जाए तो हर बंदा बिजनेस करे। मैं तुमको यहाँ पढ़ाऊँ फिर इतने तो 4 बच्चे आएंगे तो मिल जाएगा, समझे। सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? रेंट पे रूम लेना, क्लास लेना, तो 3-3, 4-4 लाख का रेंट जाएगा। आप कितनी फीस देते होंगे? 20,000, 25,000 कितनी देते होंगे? और 6 महीने 1 साल तक पढ़ते हो तो 1 महीने का कितना आया? 2,000।
एक महीने का आया कितना, 2000 आया लागत। अगर एक रेंट 3 लाख का है, कितने का है, 3 लाख का है, तो मुझे कितने बच्चे कम से कम चाहिए, 150 बच्चे, इतने कहाँ से आएंगे, खर्चा ही निकलेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, कहाँ से निकलेगा खर्चा। और उसके बाद और अगर मेरे को टीचर हायर करने पड़े उनकी सैलरी, तो समझ में आ रहा है बात, तो फीस मांगे तो दे दिया करो। आपको लगता है यार पूरा मैनेजमेंट होता है, पूरा सब कुछ टिका होता है हर चीज़ के ऊपर, एक पहिया अगर थोड़ा सा हल्का पड़ेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ज़रूरी होता है लेना यार, सारा सिस्टम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आपसे कोई ये तो नहीं कहता ना फीस देने के बाद जो कोर्स खत्म होता हो, 1 साल का वैलिडेशन है, आप ये नहीं देख रहे, आपने एक गलती निकाल दी, एडवांस ले ली, आप ये देखो ना पलट पलट के कितनी बार तो बैच ले लेते हो, दोबारा फीस लेते हैं, है ना। एडवांस भी तो पहले ले लेते हैं, वो भी तो बताते हैं ना कि पैसा इतने इतने में ले लेंगे हम आपसे। हाँ, एक अच्छा पॉइंट है ये, वरना क्या होगा, आप दूसरी जगह जाओगे, एक बार ले तो लिया वैसे, दूसरा लेना है आधी फीस भरो, कुछ भरवा लेंगे, यहाँ तो सब कुछ फ्री है, कितनी बार भी पढ़ो आप। अच्छी है ना बात। पता है क्या होता है, आपके साथ जिस दिन बुरा होगा ना, सुनो ध्यान से, अभी तो मैं तुमको लग रहा हूँ ठीक, अच्छी बात है, जिस दिन मैंने कुछ गलत एक्शन आपके खिलाफ ले लिया ना कुछ भी, तो उस दिन आपको मेरी कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी, सिर्फ ये देखोगे बैठ के एकांत में क्या क्या गलत किया, ढूंढो सब कुछ, एक फाइनल रिपोर्ट बनाओ। समझ में आ रहा है। बढ़ने में टाइम लगता है, इज्जत कमाने में ना टाइम लगता है, एक ओहदा कमाने में, लेकिन गिरने में ना 1 सेकंड लगता है, हटा, याद रखना, ठीक है। अभी तक ठीक हो, मैं अभी जैसे मैंने पेपर का बोला ना, पिताजी को कॉल करूँगा, -1 पॉइंट था वो मेरा, पता है, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया कि नहीं लिया, आपको बोला कि नहीं बोला, जो होगा देखा जाएगा। अब जो भी इमेज है मेरे को क्या करना उससे यार, देखा जाएगा, जो है अपनी तरफ से तो काम अपने ईमानदारी से करेंगे, वो कह रहा हूँ मैं। अब दूसरे टीचर क्यों नहीं लेंगे, अरे पढ़ रहे हो वो लेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। अभी आगे बढ़े, बेफिक्र रहिए, कोई दूसरा टीचर टेस्ट नहीं लेता, आप ईमानदारी वहाँ पढ़ो, आप कोई टेस्ट नहीं लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू वगैरह ये कैसे निकल रहा है, एक बार इसका भी थोड़ा क्लास ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए टोटल रिवेन्यू कितना बनेगा इसका, अगर मैं 7,950 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतनी कंपनी की क्या है, कमाई हो रही है। समझ में आ गया। अब खर्चा कितना है कंपनी का, एक पर खर्चा 2,000 का आ रहा है, तो 100 पर खर्चा तकरीबन 2 लाख का आएगा। अब हम देखेंगे कंपनी का लॉस या प्रॉफिट कितना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है लॉस प्रॉफिट का, आपकी जितनी भी कमाई होती है उसमें से अपने खर्चे माइनस कर दो, जो भी अमाउंट बनेगा वही आपका लॉस प्रॉफिट है। अगर वो अमाउंट आपका पॉजिटिव में आता है तो वो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव में आता है तो वो लॉस है। अगर एक व्यक्ति की आमदनी 15,000 है लेकिन उसने अपने खर्चे 25,000 के बना रखे हैं तो वो लॉस में जा रहा है, -10,000 लॉस में जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कर्जा दे दिया तो कर्जा भूल जाओ, वो देगा ही नहीं क्योंकि उसके खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो किसी को भी कर्जा देते हैं तो बैकग्राउंड चेक करके देते हैं। ये काम हम लोग अपने आपस में इंसानी लोग तो नहीं करते, लेकिन बैंक जरूर करता है। अब दोस्त किसी से भाई कर देते हैं, भाई मेरे तो जॉब लग रही है मैं तो दे दूंगा, और ठीक है वो दे देता है। उसके खर्चे उसकी जॉब की इनकम से ज़्यादा होते हैं तो वो कभी पैसा दे ही नहीं पाएगा। समझे। बैंक वाला ये नहीं देखता, बैंक देखता सैलरी कितना कमाते हो, अच्छा घर बार है तुम्हारा, ठीक है, कितने का लोन ले रहे हो, अच्छा तुम्हारी सैलरी का पैकेज कितना, 5 लाख का, ठीक है 30% तक का लोन पास करो, इसका 2 लाख का लोन दे दो। सब कुछ देखते हैं वो पैरामीटर। अच्छा ये समझ में आ गया। अब हम लॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर लॉस प्रॉफिट का तरीका, जितनी भी कमाई है उसमें से खर्चे माइनस कर दो। एक तो 2 लाख का खर्चा है और एक 15,75,000 का। तो यहाँ देखकर एक आइडिया लगता है कि कंपनी तकरीबन 10 लाख के लॉस में चल रही है। ओके। अब वो दुखाहारी मैनेजर जो है फिर से आपके पास आता है। इस बार वो ये डाटा लेकर जाता है सेल्स टीम के पास। अब सेल्स टीम को बोलता है कि मेरी कंपनी ऐसे ऐसे लॉस में चल रही है, अब एक काम करो मुझे जल्दी से बताओ कि हम अपनी कंपनी की जो डिमांड है वो कितना बढ़ा दें, डिमांड को कितना बढ़ा दें कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएं। किस पॉइंट पे पहुंच जाएं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे अंजलि बताइए क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तन्नू बताएगी, लेट आते हो ना, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अकाउंट का क्या है ये बताएगी, दमनदीप बताएगी, दमनप्रीत बताओ नहीं बता। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? हाँ और वेरी गुड, सब बात है। देखा सीनियरिटी का मतलब, देखा नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो कंपनी कहती है कि हमको कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट तक तो पहुंचना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस जब आप खोलते हो ना, कोई भी बंदा खोलता है, सबसे पहले उसके दिमाग में प्रॉफिट नहीं आता, उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट को टच कैसे करूँ। जिस दिन वो ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर लेगा उस दिन से उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो सकता है। अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो उसको जितना हो सके ऑफिस को बंद ही करने में फ़ायदा है। 6 महीने तक अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आप ब्रेक इवन पॉइंट को टच नहीं कर पा रहे हो, तो वो बिजनेस कभी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। छोटी सी एक फिलॉसफी मेरा मानना है, अगर आपने कोई बिजनेस खोला, लॉस हो रहा है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर कवर करके आप प्रॉफिट की चिंता ना करके कि प्रॉफिट होगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट तक उस बिजनेस को पहुंचा गए, तो इसका मतलब आगे चल कर ये बिजनेस आपको प्रॉफिट दे सकता है, अदरवाइज आपका लॉस ही होना है, ये नहीं देगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तक हम पहुँचेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पर मेरे को वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है किसी तरीके से। तो ये वैल्यू कितनी बढ़ा दें कि ये वैल्यू 0 हो जाए, तो इसके लिए एक्सेल हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गोल सीक। गोल सीक क्या करता है, देखो, टू फाइंड वन अननोन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन वैल्यू। यानी यहाँ पर जो अननोन वैल्यू वो क्या है, डिमांड, और जो नॉन वैल्यू वो क्या है, प्रॉफिट। ये हम पहले से जानते हैं कितना लाना है, 0, और ये कितना नहीं लाना है ये हमें नहीं पता है। तो अननोन वैल्यू क्या हो गई, डिमांड, और नॉन वैल्यू क्या हो गई, प्रॉफिट। तो जिसमें हम अपना इनपुट दर्ज कर सकते हैं, इनपुट क्या है हमारा 0, ये हमको पहले से पता है। जो हम अपना इनपुट दर्ज कर सकते हैं वो किस सेल में कर सकते हैं, इस वाले सेल में। अब इसका फीचर कहाँ मिलेगा हमको, डाटा में जाना, और यहाँ पर आपको मिलेगा गोल सीक। गोल सीक खोलोगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा सेट सेल टू वैल्यू, यानी यहाँ पर आपको वो सेल बताना है जहाँ पर आपको अपना इनपुट दर्ज कराना है। तो इनपुट जो हम दर्ज कराएंगे वो इस सेल में कराएंगे, और वो इनपुट रहेगा 0। समझ में आ गई, इनपुट यहाँ पे दर्ज होगा आपका सेट सेल में। यहाँ पर आपको वो सेल बताना है जहाँ पर आपको चेंज करना है, जो अननोन वैल्यू है, जहाँ पर आप बदलाव चाहते हैं, तो वो सेल आपका ये रहेगा। ये 3 पैरामीटर देने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे यू गॉट एन आंसर। तो कितनी करनी है डिमांड, लगभग 265। समझ में आ गया, तो इसलिए ये टूल बढ़ाए जाते हैं। बाकी ये तो आप तुक्का लगा लगा के धीरे धीरे पहुंच ही सकते थे, लेकिन इंस्टेंटली पहुंचना है हमको, तो ये टूल वहाँ आपकी मदद करते हैं इंस्टेंटली पहुंचने में। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ गोल सीक। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, इसीलिए मैंने जोर जोर दे के बोला है कि वैल्यू कहाँ सेट होती है, अननोन सेल कौन से होते हैं। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़े, कोई सवाल पूछना है इसमें। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक आज की क्लास का। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज डेटा टेबल। अब डेटा टेबल क्या होता है इसको समझो पहले आप लोग। आप में से कई बच्चों ने शायद पढ़ रखा है ये, तो जिसने नहीं पढ़ा है आंसर पहले वो देगा जब मैं पूछूंगा उससे। द क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, टेबल को ध्यान से समझ लीजिए। ये टेबल एक मॉल की है, जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, हमारे यहाँ आसपास सब कौन सा मॉल है बताएगा कोई? एमजी मॉल दूर है, पास यहाँ से पास कौन सा मॉल पड़ेगा? पास में विशाल मेगा मार्ट, सबसे पास वही है सर। विशाल मेगा मार्ट है पीछे, ये रहा पीछे। आपने मॉल बोला है, मॉल ही तो कह रहा हूँ, विशाल मेगा मार्ट मॉल नहीं है। अरे सब वो भी मॉल ही है विशाल मेगा मार्ट। आप सच्ची वाले मॉल में पहुँच गए, ठीक है। कौन सा बताया? स्टार मॉल बताया आपने। तो मान लीजिए एक मॉल है, इसका नाम क्या है? सुपर मार्ट। तो मैं एक्चुअली मार्ट टाइप बोलना चाह रहा था, विशाल मेगा मार्ट, ठीक है, बस सामान वगैरह मिलता है। तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन है खिलौने का, टॉयज़ वगैरह मिलते हैं उसमें। उसकी शॉप में टोटल 150 खिलौने हैं। अब उस शॉप का जो ऑनर है वो डिसाइड करता है 60% खिलौने को MSP के रेट पर बेचना चाहता है। वो MSP होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक रेट तय कर लेगा वो, हाईएस्ट रेट। अब कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा वो। अभी यही चक्कर होता है कि जब आप लोग देखते हो ना, जब आड़त के जो लोग होते हैं सब्जी वगैरह आड़त वाले, तो वो मंडी में जाते हैं सुबह 4 बजे, वहाँ से सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं। एकदम ट्रक के ट्रक उतरते हैं, उतरते बिक जाता है ट्रक, ठीक है। जो पूरी मौसमी आप लेते हो ना 50 रुपये 60 रुपये किलो, 20 रुपये किलो में कट्टा कट्टा बिकता है। 30 किलो का कट्टा आता है, 600 रुपये बोली, 580 ऐसे लगती है बोली, और सीधे उठा के लेके पार। और वो मार्केट में फिर मंडी में आके बेच रहा है 60 रुपये किलो, 60 रुपये 10 किलो बेचता है और तुरंत उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। 10 किलो बेचेगा, तुरंत उसके पैसे वसूल हो जाएंगे। 30 किलो उठा के लाता है, उसमें से 2-3 किलो खराब होती है, अभी भी उसके पास माल बच जाता है 17 से 18 किलो। जब वो सुबह बेचने के लिए निकलेगा ना, 8 बजे उठा लिया उसने, 5 बजे, अब जब सुबह घर घर में वो गलियों में बेचेगा ना, आप कितनी भी बार्गेनिंग कर लेना बेटा, रेट नहीं तोड़ेगा।
क्योंकि उसके दिमाग में एक कॉमन फीचर सेट हो चुका है, जब तक मैं अपनी लागत नहीं निकाल लूँगा कम नहीं करूँगा। लागत कितनी है उसकी 600 रुपये, जब तक 600 रुपये पूरे नहीं होंगे वो नहीं तोड़ेगा। इसलिए जो समझदार लेडीज़ होती हैं वो शाम को सब्जी खरीदने जाती हैं, समझे। और उस रेडी पे कभी मत जाना जो बिल्कुल शाम तक भरी हुई हो, मतलब उसने रेट कभी तोड़ी नहीं, सब्जी बिकी ही नहीं है उसकी, वो अब भी नहीं तोड़ेगा, माइंड सेट है उसका लागत जब तक, और जिसकी सब्जी की रेडी आधी से कम हो जाती है ना, उससे आप बार्गेनिंग करते हो, वो कम कर गया चल लेगा ले जा, ये होता है पीछे, ठीक है। अब जब वो अपने टारगेट को हिट कर लेता है ना, तो बाकी बची हुई चीज़ों को वो आधे से कम रेट में, खराब नहीं करना चाहता वो, सब्जी खराब हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, स्टोरेज कहाँ से लाएगा, अरे निकलती हो तो निकाल दो, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं उसी चीज़ की बात कर रहा था, तो 60% खिलौने वो तय करता है कि एमएसपी के रेट पर वो बेचेगा, यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर वो बेचना चाहता है। तो एक टेबल तैयार की गई और ये पता लगाया गया कि टोटल कितना पैसा क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो सबसे पहले हाई रेट पर और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम रेट पर बेचे जाने वाले खिलौनों की संख्या को निकाला गया। तो 150 का 60% हो गया, 90 खिलौने हाई रेट पर बेचे जाएंगे। बाकी बचे हुए खिलौने यहाँ पर दर्ज कर लिए गए। 150 में से 90 को माइनस करोगे तो 60 खिलौने आ जाएंगे। हाई रेट तय किया गया जो ऑनर ने डिसाइड किया, मान लीजिए ऑनर ने डिसाइड किया $60 हाई रेट होगा। तो लो रेट डिसाइड किया गया, जो भी हाई रेट होगा उससे आधी कीमत पे मैं इसको निकाल दूंगा। तो हाफ रेट का आधा कर दिया गया, $30। अब कीमत निकाली गई, 90 खिलौने 60 के रेट से बेचे जाएंगे तो 5400 आपको डॉलर मिलेंगे, और 60 खिलौने अगर 30 के रेट पर जाएंगे तो वहाँ 1800 आपको डॉलर मिलेंगे। कुल 7200 का ये आपका रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल आपके बॉस ने आपको बना के दे दी और आपसे बोला कि इस चार्ट को भरो। अब ये चार्ट क्या है, 60% खिलौने अगर एमएसपी का रेट तय किया जाए, एमएसपी के रेट पर अगर हम तय करें 60% खिलौनों को बेचने का, तो रिवेन्यू कितना जनरेट होगा, कितना जनरेट हुआ 7200। वो एंट्री मैंने यहाँ पे की। अगर यही संख्या 61% कर दी जाए तो रिवेन्यू क्या जनरेट होगा, निकाल के लाना है। तो आसान है इसको निकालना। यहाँ पर मैं 61% कर दूंगा तो एक रिवेन्यू जनरेट होगा जिसको मैं यहाँ पर भर दूंगा। समझ में आ गया। तो आपको ये पूरा टेबल भरना है। कौन भरेगा, और आपको ये पूरा भरना है, ये पूरा टेबल कौन भरेगा, कैसे भरेंगे ये बताओ। और ये पूरा टेबल आपको भरना है मात्र और मात्र 10 सेकंड में। अगर आपने सोचा एक एक करके वैल्यू डाल दूं और उतार लूं, डाल दूं और उतार, 10 सेकंड तो बीत जाएंगे आपके। तो 10 सेकंड में ये पूरा टेबल यहाँ पर हमको फिलअप करना है। तो अब मैं इसका तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इसी प्रोसेस में यहाँ पर डाटा टेबल नाम का एक्सेल का फीचर इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो डाटा टेबल यहाँ लगता है। चलो अब ये कैसे लगेगा, यहाँ पर ये खाली सेल दिख रहा है आपको, ब्लैंक सेल्स, ये वाला ऊपर की साइड, इसको कनेक्ट कर देना इसके साथ। प्रोसेस देख लो, 2-3 पॉइंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा टेबल है आपकी पूरी सिलेक्ट कर लेना, ये सिलेक्ट हो गई पूरी, है ना। डाटा टेबल 2 चीज़ों से बनती है, कॉलम एंड रो। इसमें कितने कॉलम है कोई बताएगा, तो 2 कॉलम है, बाकी की सारी रो है। तो मुझे डाटा कहाँ से उठाना है, कॉलम से। कहाँ से उठाना है बेटा, कॉलम से उठाना है। और ये कॉलम से उठा के डाटा आप कहाँ पर रखोगे, C5 में। ये लोकेशन क्या है, C5 है। यही कर रहे थे ना आप काम, कॉलम से डाटा उठा रहे थे और कहाँ रख रहे थे, C5 में। अगर ये काम हम ऑटोमेटिक कर दें तो काम हो जाएगा। तो कैसे करना है ऑटोमेटिक, आपको जाना है अगेन डाटा में, व्हाट-इफ एनालिसिस में, यहाँ पे डाटा टेबल में। यहाँ पर आपको 2 चीज़ पूछेगा, रो एंड कॉलम। आपको डाटा जहाँ से उठाना है वो सिलेक्ट करो। कहाँ से उठाना है डाटा, कॉलम से। ये कॉलम होती है ना, तो डाटा कहाँ से उठाना है, कॉलम से। तो क्या सिलेक्ट करोगे, कॉलम। और इसको कनेक्ट कहाँ करना है, यहाँ C5 से कर दो कनेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, इतना काम धंधा करने के बाद ओके करो, सारा डाटा भर जाएगा। देखो वेरीफाई कर लो, 80% पे 8100 आ रहा है, चेक करो कितना आ रहा है। देखो 1 सेकंड 2 सेकंड का वक्त लगेगा, एक बार सेटिंग हो गई तो बटन दबाना, खत्म हो गया। तो आज का कोर्स भी हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है, यही पढ़ाना टाइम के अंदर क्लास हो गई, बातचीत भी हो गई अपनी है, पेपर का भी मैंने बता दिया और यही पढ़ाना था आज हमको, ठीक है। तो अब मेरे को दे दो आप लोग अपनी अटेंडेंस। चलो